Hello aspirants, how are you all? Again, I am back with the Hindu editorial here. There was a recent event. I would say that this event took place yesterday itself when Nancy Pelosi she visited Taiwan, even when China was continuously stating that any intervention from the US part in the Taiwan might escalate tension between China and US. So I will be discussing this particular news in this video and also explaining to you how the conflict between China and Taiwan got this much attention around the world. Also, why is China continuously stopping any dignitary from around the world to visit Taiwan? Okay, so this is the Hindu article explainer, and the article that the news that I am going to discuss today is US House Speaker Pelosi lands in Taiwan, China slams US. So as again, I am Ritesh Shukla and this video is being brought to you by Desha Publication. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में, व्हाट इज़ द ओवरव्यू ऑफ द न्यूज़. आपने लास्ट वीडियोस में देखे होंगे, मैं जो ओवरऑल न्यूज़ होता है उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देता हूँ और उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए थ्रू आउट द कंटेंट ऑफ द न्यूज़ मैं डायरेक्टली बता देता हूँ. तो इसके थ्रू मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि दिस पर्टिकुलर न्यूज़ वुड बी हेल्पफुल इन द प्रीलिम्स पार्ट ऑफ जीएस, और इसमें भी ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इशू हेल्प करेगा या फिर इंटरनेशनल इश्यूज पार्ट में भी हेल्प करेगा. पर्टिकुलरली इंटरनेशनल इश्यूज जीएस 3 का पार्ट है यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में. तो दिस इवेंचुअली इज गोइंग टू आल्सो हेल्प यू इन दी जीएस 2 का पार्ट है और इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दी जीएस 2 ऑल्सो. ओके, तो जो न्यूज़ दैट आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस हियर, दोज विल बी हैविंग फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स. The concept you can learn so that any statement is given in the prelims exams, you can read the statement and understand it as it is. Whereas जो fact होते हैं वो स्टेट जो है क्वेश्चंस में होते हैं. तो ताइवान स्टेट कहाँ पर है, ताइवान कहाँ है, ताइवान की कैपिटल क्या है, चाइना मेनलैंड चाइना कहाँ पर है, उसकी कैपिटल क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल क्या है, ये सारी फैक्ट्स जो हैं वो भी टाइम टू टाइम व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस न्यूज़ ये भी आपको बताया जाएगा. ठीक है, तो दिस इज दी introduction of this particular video. I will be getting back to the news again. Okay, तो जो न्यूज़ है वो है कि नैन्सी पेलोसी visits Taiwan which is disputed territory claimed by China. नैन्सी पेलोसी is a US House Speaker और ये अभी रिसेंटली सिंगापुर के विजिट पे थी, यानी कि साउथ ईस्टर्न जितनी कंट्रीज़ हैं उधर की विजिट पे थी, साउथ एशियन ईस्टर्न कंट्रीज़ की विजिट पे थी और इन्होंने जाहिर किया था कि वो ताइवान भी विजिट करेंगी. एंड देन चाइना सेड कि कोई भी ऐसा इंटरवेंशन, कोई भी ऐसी मीटिंग ताइवान और डायरेक्टली किसी और कंट्री के बीच में होगी तो इट विल बी अ थ्रेट टू दी चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन और चाइना वहाँ पर काउंटर मेजर्स इस्तेमाल कर सकता है. दिस वॉज दी ओवरऑल न्यूज़. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि चाइना और ताइवान है कहाँ पर. अगर मैं इंडिया ड्रॉ करूं तो आप इस पोर्शन को यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज द इंडियन पार्ट राइट हियर, दिस इज नेपाल और नेपाल के नॉर्थ में ही है चाइना और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे बनाया जा रहा है ये है तिब्बत. ठीक है, तिब्बत भी चाइना द्वारा एनेक्स कर लिया गया था 1951 में और ये भी एक डिस्प्यूटेड पार्ट ही है चाइना का, जबकि चाइना इस पर्टिकुलर एरिया को मेनलैंड चाइना का पार्ट बताता है और बताता है कि इसकी एंसेस्ट्री जो है एंसेस्ट्रली बिलोंग करता है मेनलैंड चाइना को. ठीक है, तो ये पार्ट भी डिस्प्यूटेड है. वेरएस हांगकांग पार्ट भी डिस्प्यूटेड है और ये है ताइवान और ये भी डिस्प्यूटेड है. इस पर भी चाइना अपनी ओवरऑल सॉवरेनिटी बताता है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री. ठीक है, वेरएस ताइवान का ये कहना है कि ये बिल्कुल भी चाइना से एसोसिएट नहीं करता एंड चाइना इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री रेदर देन कम्युनिस्ट कंट्री विच चाइना
पर्टिकुलरली सेज, ठीक है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। बेसिकली ताइवान जो अपना नाम बताता है इन द वर्ल्ड, दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, वेयरएज चाइना अपना जो ऑफिशियल नेम बताता है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ताइवान और चाइना के बीच में। और चाइना और ताइवान के बीच में जो डिस्प्यूट है वो इसी चीज को लेकर है कि ताइवान पे जो सुप्रीमेसी है चाइना का, दैट इज नॉट बीइंग टेकन बाय द ताइवान, और चाइना भी ताइवान को अपने साथ लेकर एक यूनिवर्सल कंट्री मानता है, ठीक है। इसको जब भी कोई दूसरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जब भी ताइवान को डायरेक्टली विजिट करता है तो चाइना इज वेरी मच अर्क्ड विद दैट, ओके। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान। तो जो चाइना था ओवरऑल 1920 में वहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। फिर 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया और नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ही वहाँ पर एक साथ वहाँ पर फाइट करते हैं चाइना में जो जापानीज रूलिंग थी उसके अगेंस्ट, ठीक है। फिर 1923 में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ने एक अलायंस बना लिया था ताकि जो है जापानीज जो भी रूलिंग थी उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके, ठीक है। अब इसके जो अलायंस बन गए थे उसकी वजह से वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स और जो भी इंपेरियलिस्ट फोर्सेस थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक है। फिर 1925 में संग युत-सन नाम के व्यक्ति थे, वो जो है एक्सपायर कर जाते हैं। वही नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे जिसको KMT कहते हैं, कोमिंतांग पार्टी। इसके लीडर थे sun Yat-sen और 1925 में ये एक्सपायर कर जाते हैं। तभी चियांग काई शेक जो है वो एक नए लीडर बन जाते हैं KMT पार्टी के, जो कि नेशनलिस्ट पार्टी है, ठीक है। अब KMT और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो अलायंस था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि 1945 के बाद जापान जो है पूरी तरह से चाइना से रिट्रीट कर जाता है और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी वो टेक ओवर कर लेती है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। जब कम्युनिस्ट पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेती है तो कोमिंतांग पार्टी के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे वो जो है ताइवान की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट जो लीडर थे वो पूरी तरह से नेशनलिस्ट को वाइप आउट करना चाह रहे थे, ठीक है। इसीलिए नेशनलिस्ट जो है वो ताइवान की ओर चले जाते हैं, जो कि आज भी मेजर मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। 1949 से ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मैंने पहले ही बताया, और मेनलैंड चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है ना। 1949 में जो कि ओरिजिनल लीडरशिप कम्युनिस्ट पार्टी की थी वो रूल किया जा रहा था माओ जेडोंग द्वारा, और माओ जेडोंग ही वो सबसे बड़े लीडर थे जो कि जापानीज जो रूलिंग थी उसके अगेंस्ट या इंपेरियलिस्ट फोर्सेस थे उनके अगेंस्ट ये पूरी तरह से हावी थे, ठीक है। इन्होंने उस समय लॉन्ग मार्च भी ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कि जितने भी कॉमरेड्स थे वो अराउंड 6000 माइल्स केवल पैदल ही चले थे और अपने सारे जो एरियाज थे, जो सारे अपने संगठन के जो प्लेसेस थे वो विजिट किया था और उन्होंने थ्रू आउट चाइना को यूनिफाई किया था, ठीक है। और इनके ही द्वारा जो अपोजिशन हुआ था जापान के अगेंस्ट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकला और इनको बहुत सपोर्ट मिला फार्मर्स की ओर से, जो भी लोअर लेबरर्स थे उनकी ओर से, और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको लोकल चाइनीज पीपल ने उसको अडॉप्ट किया। जबकि चियांग काई शेक डिस्पाइट ये कहना चाह रहे थे कि हम जो है पुअर डाउनट्रोडन जो भी लोग थे उनको हम आगे लाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, लेकिन एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो प्रेजेंट कर रहे थे उनके बहुत फेवर में लोग नहीं हो पाए और कम्युनिस्ट लीडर जो थे जब तक ये अपना प्रेजेंस बना पाते इनको जो है ड्राइव आउट कर दिया, जिसकी वजह से ये ताइवान में जाने में मजबूर हो गए और जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे वो 1949 में ताइवान को शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। ओके, अगर चाइना और ताइवान के डिस्प्यूट क्रोनोलॉजी को अगर हम देखेंगे तो 1945 में जापानीज ऑक्यूपेशन जो मेनलैंड चाइना में था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हो जाता है जिसकी वजह से जापान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। 1947 में लोकल जितने भी आइलैंडर्स थे वो पूरी तरह से कोमिंतांग पार्टी जो था उसके अगेंस्ट चले गए,
ठीक है। तो इसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी उनका अलायंस तो हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे rather than कॉमिंतांग पार्टी के साथ। ठीक है। 1941 में कॉमिंतांग पार्टी वो ताइवान पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। मेजर जो चेंजेस होते हैं वो है 1987 में, जब ताइवान थोड़ा बहुत वो मेनलैंड चाइना को ये कहते हैं कि ठीक है हम वन कंट्री टू सिस्टम के थ्रू रन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 1995 में ताइवान स्टेट क्राइसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पीआरसी जो है वहां पर मिसाइल टेस्ट जो है कंडक्ट कर देता है। ठीक है। ये भी बहुत ही क्रूशल है चाइना ताइवान के डिस्प्यूट में। ठीक है। अब 2021 में क्या हुआ कि जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री है उनका जो मिसाइल था वो टाइम टू टाइम जो है ताइवान एयर स्पेस में कभी ना कभी तो वो एंटर कर ही जाता है, जिसकी वजह से ताइवान ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेहीमेंट अपोज किया था इस पर्टिकुलर पोजीशन को, और उन्होंने ये भी कहा था कि चाइना इज विशिएटिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द ताइवान विच इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है। इसकी वजह से मैटर और खराब हो जाता है चाइना और ताइवान के बीच में। ओके। अब ये हमें जानना है कि ताइवान का इंटरनेशनल स्टेटस आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले ताइवान पे क्योंकि चाइना जो है पूरी तरह से संप्रभुत्व चाहता है, इसलिए वो बाकी जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज है उनको प्रेशराइज करता है कि वो केवल चाइना से ही डिप्लोमेटिक टाइज रखें और ताइवान से डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखें। इसकी वजह से वर्ल्ड में ताइवान को केवल 14 कंट्रीज ही उनसे डिप्लोमेटिक टाइज रखी हुई है। ठीक है। अब तैपाई जो है, जो कि ताइवान का कैपिटल है, वो भी केवल यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, उसके अलावा एडीबी का पार्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा किसी भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ताइवान नहीं है, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता बहुत सारी कंट्रीज द्वारा, क्योंकि चाइना ही प्रेशराइज करता है बाकी कंट्रीज को कि वो ताइवान को अपने डिप्लोमेटिक टाई से बाहर रखे। ठीक है। चाइना के प्रेशराइज करने की वजह से ही इंटरनेशनल लेवल पर जब लिथुआनिया ताइवान में अपना रिप्रेजेंटेशन एम्बेसी डायरेक्ट खोलता है, तो चाइना लिथुआनिया को पूरी तरह से इकोनॉमिक टाई अपना ब्रेक कर देता है। सो दिस इज वेरी क्रूशल, क्योंकि चाइना ऐसे सारी कंट्रीज से इकोनॉमिक टाइज बंद कर देता है जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करते हैं ताइवान से। दिस इज द वेरी हेजेमोनिस्टिक थिंग दैट चाइना डज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ताइवान। ओके। अब बहुत ही क्रूशल इस जंक्चर पे जो बहुत क्रूशल क्वेश्चन है वो है कि कुड चाइना गो टू वॉर ओवर ताइवान। ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये है चाइना मेनलैंड एरिया, ये है ईस्ट चाइना सी, ये है ईस्ट चाइना सी, ये साउदर्न चाइना सी है, और ये है ताइवान। ठीक है। ताइपेई यहाँ पर है, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है। चाइनीज मिलिट्री जो भी शिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं, उनका इंटरवेंशन हमेशा इस क्षेत्र में रहता है, इस क्षेत्र में हमेशा इंटरवेंशन रहता है, क्योंकि चाइना थ्रू आउट ईस्ट चाइना सी इस पे अपना मैरीटाइम हेजमनी ऑलरेडी बनाते हैं। साथ ही साथ ताइवान क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो इनके नेवल इनके जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसमें भी वो इंटरवीन कर जाते हैं। तो चाइना थिंक टैंक ये भी कहता है कि अगर ताइवान से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखेगा तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो नहीं होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। दीज आर द सम ऑफ द इंडिकेशन विच चाइना गिव्स दैट मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ताइवान इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। नाउ अगेन चाइना का जो पोजीशन है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में, वहां पर क्या चाइना वॉर पे जा सकता है ताइवान को लेके? तो इसका एक डिफरेंट रीजन एक और ये भी हो सकता है कि चाइना इन सारे आइलैंड्स पे, परासल आइलैंड्स, स्कलबोरो आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड्स, इन सभी पर अपनी संप्रभुता साबित करता है, और उसने खुद मैरीटाइम एरिया में 9 डॉटेड लाइन बना दिया है, जिससे कि वो अपने मैरीटाइम जो स्पेस है उसको डिफाइन करता है, 9 डैश लाइन। अब ये जो आइलैंड्स हैं इस पे अलग अलग कंट्रीज ने भी अपना सॉवरेनिटी बताते हैं, लेकिन चाइना से कोई डिस्प्यूट जो है नहीं करना चाहता, इसलिए मिलिट्री प्रेजेंस के थ्रू इन सारे आइलैंड्स को चाइना एक प्रकार से मिलिट्री बेस जैसा यूज करता है। ठीक है। उसी प्रकार से ताइवान के पास में डैंगचेन आइलैंड है, जिसको ऑलरेडी इसने ऑक्यूपाई कर लिया था अपने मिलिट्री बेस के लिए। तो अगर ये कहा जाए कि चाइना कुड गो ओवर वॉर ओवर ताइवान, तो केवल ताइवान के लिए ही चाइना वॉर पे नहीं जा सकता। यहाँ पर कई सारी कंट्रीज हैं जिनसे उसकी हॉस्टिलिटी ऑलरेडी बरकरार है,
जैसे कि फिलीपाइन से, मलेशिया से, वियतनाम से ऑलरेडी इसकी हॉस्टिलिटी बरकरार है, जिसकी वजह से वॉर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर चाइना अपनी हेजेमोनिस्टिक जो एटीट्यूड है उसको अगर कम ना करे तो। ठीक है, अब जो करंट स्टेटस है क्रॉस ट्रेड रिलेशंस, चाइना और ताइवान के बीच का जो क्रॉस ट्रेड रिलेशंस है वो आखिरकार करंटली क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि साई वेंगशान जो कि प्रेसिडेंट हैं ताइवान की, ये कंप्लीटली एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं जो कि एक नया ऑपोजिशन पार्टी बन गया था 2000 में अगेंस्ट द कॉमितंग पार्टी, जो कि तब तक 2000 तक ताइवान पे राज करता था। और कॉमितंग पार्टी वो थोड़ा सा लिबरल हो रहा था मेनलैंड चाइना को लेके, लेकिन ये जो नई ऑपोजिशन पार्टी बन गई 2000 में, ये कंप्लीटली सारी चाइनीज फिलॉसफी और थियरीज के कंप्लीटली अगेंस्ट रहते हैं। और इनका कहना है कि ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और किसी भी प्रकार से चाइना के दबाव में नहीं आएगा। ठीक है, अब इन्होंने साई ने डायरेक्टली 1992 के कंसेंसस को डिनाई कर दिया है। उन्होंने इसको डायरेक्टली इसको बाहर कर दिया है, जिससे कि चाइना ताइवान को अपनी कंट्री का पार्ट बताता था। ठीक है, जो साई जिस पार्टी की लीडर हैं वो है डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और ये ताइवान में इंडिपेंडेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, अब सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है वो है कि ताइवान में जब तक केएमटी पार्टी थी, कॉमिंतांग पार्टी थी, तब तक तो जो रिलेशंस थे चाइना और ताइवान के बीच में वो शोर थे, लेकिन ताइवान की इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से केएमटी जो है नहीं मानती थी। लेकिन जब 1986 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का उत्सर्जन होता है, तब से उन्होंने ताइवान की इंडिपेंडेंस को सबसे मेन मुद्दा बना लिया है। और क्योंकि ताइवान इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, उसको एक मेन एस्पेक्ट बनाकर और इलेक्शंस जो है वहां पे लड़ते हैं। ठीक है, जो डीपीपी है वो पहली बार 2000 में चेन शुई बयान के तहत वो जो है वहां पे इलेक्शन जीत जाते हैं, और तब से अभी तक उन्होंने डायरेक्टली ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही माना है और चाइना का पार्ट नहीं माना। जो 1992 कंसेंसस हुआ था, उस 1992 कंसेंसस में ये कहा जा रहा था कि ताइवान चाइना की वन कंट्री पॉलिसी को मानती है और ताइवान को डायरेक्ट जो है वो चाइना के अंडर मानती है, लेकिन उसका जो इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी है उसको खत्म ना रखा जाए। ये जो है 1992 कंसेंसस था, जिसको लार्जली आज डीपीपी पूरी तरह से डिनाई करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर है चाइना के लिए। और 1992 कंसेंसस को नहीं मानना ताइवान के अगेंस्ट कई सारे सेंटिमेंट्स चाइना में डेवलप करती है। ठीक है, इन 2005 में जब डीपीपी ऑलरेडी ताइवान में अपनी गवर्नमेंट बना चुकी थी, तो 2005 में बीजिंग ने इसके अगेंस्ट जाते हुए एंटी सेसेशन लॉ बना दिया था कि कभी भी ताइवान पे मिलिट्री ऑपरेशन चाइना जो है वो शुरू कर सकती है। ठीक है, तो ये अलोन जो है एक मैटर ऑफ कंटेंशन बन गया ताइवान और चाइना के बीच में। अब जो दूसरा एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाउ यूएस गॉट इन्वॉल्व्ड इन चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अभी जो रिसेंट न्यूज है उसमें आपने देखा कि यूएस हाउस स्पीकर वो ताइवान में विजिट कर रहे हैं, और चाइना जो है डेलिबरेटली यूएस को थ्रेट दे रहा है कि वो कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ताइवान में नहीं जा सकते। तो आखिरकार यूएस जो है इनके साथ इन्वॉल्व हो कैसे जाता है? तो सबसे पहला ये है कि जब कोरियन वॉर हो रहा था 1949 में, नॉर्थ कोरिया एक जो है नया कंट्री डेवलप हो रहा था, साउथ कोरिया डेवलप हो रहा था। तो साउथ कोरियन जो कंट्री था उस पर नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया था। तो साउथ कोरिया को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपनी ट्रूप्स वहां पे सेंड कर दी थी, जिसमें ज्यादातर यूएस की ही ट्रूप्स थी। वो जो ट्रूप थी वो जब साउथ कोरिया तक पहुंच रही थी, तो जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट थे या फिर जो नेवल शिप्स थे उनको कहीं पर रुकने की जगह चाहिए थी। तब ताइवान ने उनको अपने एरिया में एक बेस दे दिया था, जो कि ऑलरेडी चाइना के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया था।
क्योंकि चाइना जो है इस कोरियन वॉर में डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया के फेवर में था, और इवन नॉर्थ कोरिया जो कि एक स्पेशल पोर्शन 49 डिग्री के आसपास जीत गया था, वहां पर चाइनीज मिलिट्री खुद जो है नॉर्थ कोरिया के फेवर में लड़ाई करती है, फाइट करती है साउथ कोरिया के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब है कि यूएस ने जो अपना मिलिट्री जो भी बेस बनाना चाहा था वो ताइवान में मिलिट्री शिप्स या फिर कुछ भी अगर रखना था तो ताइवान ने उसको स्पेस दे दिया था यूनाइटेड स्टेट्स को, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इवन कोरियन वॉर में भी इन्वॉल्व हो जाता है, और ताइवान और चाइना के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब जो सबसे बड़ा ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है आइडियोलॉजीज का, उसमें है कि यूएस जो है वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी फॉलो करता है, वेरएस एक और जो ब्लॉक है रशिया कह लें या चाइना कह लें वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ब्लॉक फॉलो करता है। अब ताइवान क्योंकि वो डेमोक्रेटिक है, उसका नेचर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो ऑटोमेटिकली यूएस उसको सपोर्ट करता है, वेरएस जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके कंप्लीटली अगेंस्ट रहता है ताइवान, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली गेट्स इन्वॉल्व्ड इन द ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट। जो आज का जो सिनारियो है उसमें मैंने बताया कि साउथ चाइना सी जो है उसका चाइना ऑब्वियसली थ्रू आउट दी साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, उसका लार्जर पोर्शन को मैरीटाइम बाउंड्री बताता है। उसमें कई सारे ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, कई सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनका भी छोटे छोटे आइलैंड्स है या फिर उनका खुद का मैरीटाइम बाउंड्री है, जिसको कंप्लीटली वो थ्वाट करते हुए पूरी तरह से खत्म कर देता है, और चाइना केवल अपनी ही मैरीटाइम बाउंड्री को स्थापित करता है। ऐसी मैरीटाइम बाउंड्री का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है नंबर ऑफ कंट्रीज जो मैंने बताया था, फिलीपाइंस, मलेशिया, वियतनाम, इनके भी मैरीटाइम बाउंड्री से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जब ये लार्जर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण यूएस जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व भी होता है, क्योंकि किसी एक कंट्री का इतना हेजेमनी थ्रू आउट द वर्ल्ड वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को थ्रेट पहुंचाता है। ठीक है, इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो यही था इस ओवरऑल वीडियो में। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स कैसे इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से कैसी इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है चाइना पे, और जो भी डिस्प्यूट चाइना और ताइवान के बीच में है कैसे मिलिट्री वहां पे इन्वॉल्व होती है, और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इन ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, वहां पर चाइना कांड कैसे काफी बढ़ गई है। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव दैट आई वांटेड टू स्टेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल बी कमिंग अप विद अदर वीडियो इन द नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।